गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास में आने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हम लास्ट क्लास में ये यूनिट आधी पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और आगे के हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी के क्या फायदे होते हैं, है ना, कौन सी, और बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन में क्या था? बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब कि उस लाइफ के अंदर क्या वेरिएबिलिटी है या क्या अलग अलग डिफरेंसेस है। तो क्या था, मतलब उसमें एक वेरिएबिलिटी है, कितनी विभिन्नता है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब, और बायो का मतलब लाइफ या जैविक, मतलब जो भी चीज होती है, तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि ये कितने प्रकार की होती है। तो हमें पता चला एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जो जीन्स के बीच में होती है, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होती है, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग इकोसिस्टम्स के बीच में होती है। इसको हम अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये जाना कि भारत में किस किस कौन सी मतलब कौन से बायो जियो बायोलॉजिकल रीजन्स हैं, जिनको हमने 10 जियो बायोलॉजिकल रीजन्स में भारत को कन्वर्ट किया, है ना, जिनमें की मतलब डिवाइड किया या उनका एक क्लासिफिकेशन किया कि हिमालयन रीजन है, डिक्कन प्लेटू है, जो आपका हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट का, जो साउदर्न पार्ट है, जो आइसलैंड्स का पार्ट है, जो कोस्टल पार्ट है। तो इनको हमने इनके सबके बारे में डिटेल से जाना कि यहाँ पे कौन सी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इनका क्या महत्व है, ठीक है। फिर हमने बात की कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। उसमें हमने बात की कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रूप में कैसे जाना जाता है। मेगा डाइवर्सिटी नेशन मतलब कि जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस हो। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है? हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होती है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसको बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। अब उसके बाद में हमने बात की कि इंडिया में कौन सी स्पीशीज का कितना नंबर है, ठीक है। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्या होते हैं, इंडिया में कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वो मतलब आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो यू शुड रीड दैट पार्ट, है ना, प्रॉपरली। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है, जो वो किस प्रकार के कितने प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो तो ये जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो ये टर्म है, ये कब आई थी? ये आई थी 1988 में, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या था कि जो जियोग्राफिकल रीजन्स है वो जिनमें रिच एंडेमिक रेयर या इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है। एंडेमिक क्या होती है? जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज होती है और वो उसी एरिया में पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, है ना। फिर वो रेयर हो थोड़ी, है ना, और इंडेंजर्ड भी हो कुछ स्पीशीज। जो इंडेंजर्ड मतलब एक जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज का क्लासिफिकेशन है कि भाई ये डेंजर में है, ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, या इस स्पीशीज का क्या महत्व है, तो इस तरह से।
तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, रिलेटिवली स्मॉल एरिया में, मतलब छोटे एरिया में खूब सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें एंडेमिक स्पीशीज भी है, रेयर स्पीशीज भी है, एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और वहां पे सिग्निफिकेंट थ्रेट है हैबिटेट लॉस का, क्योंकि उसको हमें, ताकि हम उसको कंजर्व करें, है ना। तो इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट, कि वहां पे एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स होनी चाहिए, है ना, जो मतलब टोटल वर्ल्ड की जो मतलब एंडेमिक स्पीशीज है उनका पार्ट है, मतलब उनका मोर देन 0.5% पार्ट है ना। तो इस तरह के, इसमें कि इस तरह के हॉटस्पॉट में टोटल 35 एरियाज है वो क्वालिफाई किए हैं हॉटस्पॉट की तरह, और कवर का वो कवर करते हैं 2.3% लैंड ऑफ अर्थ, ठीक है। सो वर्ल्ड की जो हाफ देन स्पीशीज, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक, है ना। तो 43% ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन एज एंडेमिक, ठीक है। सो इनमें से इंडिया में दो हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जो 35 है, और दो हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं, और दो हैं जो पार्शियली इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब उनका थोड़ा सा पार्ट इंडिया में आता है, ठीक है। तो अब हम तो कौन से दो हॉटस्पॉट है जो इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में पाया जाता है एक तो आपका हिमालयन जो है ना, ईस्टर्न हिमालयन का जो पार्ट है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये पूरी एक लाइन, ठीक है। इसके अंदर उसपे पूरा इंडियन हिमालयन रीजन आता है, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट उसका नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी आता है थोड़ा सा। उसके बाद में दूसरा इंडिया में कौन सा पाया जाता है, वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये पूरा इंडियन वेस्टर्न घाट इसमें इंक्लूड होता है हॉटस्पॉट में, थोड़ा सा श्रीलंका का पार्ट भी है। तो ये दो कौन से इंडिया में पाए जाते हैं हॉटस्पॉट, हिमालय और वेस्टर्न घाट, ठीक है। फिर जो इंडो बर्मा और सुंडालैंड्स है, इनमें हमारा थोड़ा सा पार्ट, मतलब हमारे उसमें फॉल करता है इंडिया में पार्शली। Okay, so we are talking about hotspot of biodiversity. So we we talked about कौन से biodiversity के hotspots हैं इंडिया में, हमने उसके बारे में बात की, and we talked about कि जो बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स है। सो बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स है, हिप्पो, इसको हम बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हिप्पो डिलेमा। So it's like habitat loss, introduction of invasive species like hippo dilemma. So H for habitat loss, I for introduction of invasive species, जो मतलब बाहर से आए हुए species है उनका invasion हो जाता है, exotic invasive species जो है, and then P for pollution, P for population की जो ज्यादा ग्रोथ है, एंड O for ओवर कंजप्शन। सो जो बेसिकली 5 बड़े थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को, हिप्पो, इसको हम हिप्पो बोल सकते हैं, एच फॉर हैबिटेट लॉस, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन। तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को बेसिक 5 थ्रेट्स है। सो इसमें है, तो इन थ्रेट्स की वजह से क्या क्या होता है, एक तो हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन इन्वेजिव, जो एक्सोटिक बाहर की या एलियन जो स्पीशीज है उनका, डिस्टरबेंस या पोल्यूशन, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन में और कंजप्शन में क्या होता है, हार्वेस्टिंग या ओवर कंजप्शन। फिर पॉल्यूशन में सॉइल, वाटर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, और फिर इन्वेजन में एक तो स्पीशीज का इन्वेजन हो सकता है, एक इन्वेजन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फॉरेस्ट्री के, है ना,
इंटेंसिव, वो बहुत ज्यादा, मतलब एक तो मतलब इन्वेजन हो सकता है फॉरेस्ट में अदर स्पीशीज का, है ना। और या फिर हम क्या करेंगे कि वहां पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे फॉरेस्ट एरिया में, सो दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम एक ही प्रकार की मतलब अगर कोई स्पीशीज लगाएंगे तो दे कांट, द बायोडाइवर्सिटी कांट बी सस्टेन ना, देन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये थ्रेट्स हैं। सो हैबिटाट लॉस से फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो हैबिटाट है उसके बीच में हमने मान लो वहां पे रोड बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, ट्रेन बना दिया, या किसी नेचुरल वजह से एक बीच में फॉरेस्ट खत्म हो गया, तो वहां का हैबिटाट जो है स्पीशीज का वो लॉस हो जाएगा। और उसके अलावा वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, जो हैबिटाट है मतलब उसके बीच में कुछ बन गया ना, कोई एरिया वो डिवाइड हो गया, तो वो टू फ्रेगमेंट में, मोर देन टू फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है ना। सो इस वजह से काफी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हुआ है, मतलब वो खत्म हो गई है जी, जैसे डोडो स्पीशीज है मेगागास्कर में, वो है ना। ठीक है, इसकी ब्रीडिंग और फीडिंग हैबिटाट जो है ना वो डैम कंस्ट्रक्शन से अफेक्ट हुई थी। ठीक है, सो प्रोजेक्ट, तो इससे क्या होता है कि वेस्टलैंड इंक्रीज होती है ना, वेस्टलैंड या डेजर्ट जो है ना, वो फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर भी एक स्टार्ट हुआ था। सो इसमें 1972 में जो टाइगर रिजर्व थे वो बाद में और भी टाइगर रिजर्व में इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कि 1972 में 23 टाइगर रिजर्व थे, 1997 में 1500। तो ये फ्रेगमेंटेशन जो हैबिटाट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, इसको खत्म करने के लिए टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू, इसका इफेक्ट कम करने के लिए। दूसरी हमने बात की कि इन्वेजन हो जाता है स्पीशीज का, तो इसमें क्या होती है, जो एलियन या एग्जॉटिक, जो बाहर की स्पीशीज है, नॉट यहाँ की, है ना, उनका क्या होता है कि इन्वेजन हो जाता है सडनली बहुत ज्यादा किसी प्लेस पे। तो इसमें क्या है, एक तो है लेंटाना कैमरा जो बहुत ज्यादा जंगलों में पाई जाती है, फिर वाटर हाइजीन है, फिर और भी कई प्रकार की छोटी ग्रासेस हैं, फिर उसके बाद में अमेजोन सेल्फिन है, शेरफिन है, और उसके अलावा आपकी जो कैटफिश होती है, दैट इज आल्सो एक्सोटिक स्पीशीज। फिर उसके अलावा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बहुत ज्यादा ऐसे फैल जाता है, जिसको हम विलायती बबूल भी बोलते हैं, है ना। वो जंगल को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक ही एक स्पीशीज फैल जाती है ना। जो वीड होता है वो किसी तरह से, तो थ्रेट है जो आइसलैंड इकोसिस्टम है उनमें बहुत ज्यादा फैल जाती है, इस प्रकार की जो पानी के पास वाली स्पीशीज है ना, वाटर हाइजीन है, लेंटाना है, यूट्रोटियम श्रब्स है, ये वाली। और जंगलों में आपकी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ये फैल जाती है। ठीक है, उसके अलावा डिस्टरबेंस एंड पोल्यूशन, तो पोल्यूशन इसमें क्या होता है, नेचुरल भी जैसे फायर हो जाती है उससे डिस्टरबेंस हो जाता है, फिर मैन मेड जो फायर है उससे भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है ना, फिर स्लीप ओवर ऑफ ऑयल इन द सी है, उससे पोल्यूशन होता है, फिर जो अपनी ये है आपकी जो गाड़ियां वगैरह चलती है इनसे पोल्यूशन होता है, पेस्टिसाइड्स है ना, या फिर रेडिएशन, या किसी स्लीप ओवर हो गया हो, मैसिव स्लीप हो गया हो, स्पिल ओवर हो गया हो आपके सी के अंदर, है ना। तो इसमें एक तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, एक तो आती है जैसे बायोमैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि किसी मतलब एक तो था बायो अक्युमुलेशन, कि किसी जीव के अंदर जो बाहर के एलिमेंट्स है ना वो उसके अंदर आ गए हों, फिर उसके बाद में जैसे कोई पेस्टिसाइड है, डीडीटी है, फिश वगैरह में काफी पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में वो उसके अंदर मैग्नीफाई हो रहे, मतलब वो बढ़ते जा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं बायो अक्युमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन। नाइट्रोजन डिपोजिशन होता है,
फिर यूट्रोफिकेशन होता है कि किसी लेक में न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग या ओवर एक्सप्लोइटेशन जो होता है रिसोर्सेज का, उसमें काफी ग्लोबल लेवल पे 30% बर्ड, 33% मैमल, 6% एम्फीबियन, रेप्टाइल, मेरीन फिश काफी जो हुए हैं वो थ्रेट्स के अंदर आ गए हैं इससे, है ना, हार्वेस्टिंग या ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। इसमें इलीगल पोचिंग आता है, माइनिंग्स आती है, ठीक है, फिर मेडिकल प्लांट्स का आ जाता है। अब हम बात करेंगे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक तो इंसान अपना जीवन जी रहा है, एक वाइल्ड लाइफ अपना जीवन जी रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि बीच में इंसानों और जो वाइल्ड लाइफ है उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के लिए थ्रेट बनता जाता है। जो इंसान है और जो वाइल्ड लाइफ है, ये दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो जो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ गांव होते हैं जंगलों के बीच में, वहां पे, है ना, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कि वहां पे गांव वाले भी वो सोचते हैं हमारा एरिया है, लेकिन जंगल में जो एनिमल्स है वो उनका भी एरिया है कहीं ना कहीं। तो वो एक दूसरे में उनमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है। या वहां पे हम कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं जंगल में, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो जंगल के पास से गुजर रहा है, तो उनमें मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो डैमेज करती है वाइल्ड लाइफ क्रॉप्स को, उसकी वजह से लोग एनिमल्स को मार देते हैं, है ना। फिर एक इलेक्ट्रिफिकेशन एग्रीकल्चर फील्ड्स होती है, उनमें एनिमल्स आ जाते हैं, या फिर कभी एनिमल्स अटैक कर देते हैं। फिर वहां पे आसपास में कोई ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा, है ना। और फिर गवर्नमेंट का जो लो कैश कंपनसेशन दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग वहां ही रहते हैं, है ना। अब ये हम भी बोलते हैं कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ साथ में भी रह सकते हैं, को एग्जिस्टेंस में भी रह सकते हैं ना। तो इसका एक एग्जांपल है कोकरबुलर कर्नाटका में, है ना। तो ये लोग क्या है ना, प्रमोट करते हैं ब्रीडिंग, नेस्टिंग, जो पेंटेड स्टॉक है, पेलिकन्स है, आईबीस है, और जो अदर माइग्रेटरी बर्ड्स है उनकी को। फिर एक थ्रेट है क्लाइमेट चेंज बायोडायवर्सिटी को, जो कि एक मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि नेचुरली क्लाइमेट चेंज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बाद में सडनली एक टेम्परेचर इंक्रीज होने का एक हमने देखा। उसका रीजन है मैन मेड, जो मतलब मैन मेड जो इंडस्ट्रीज बनी है उनकी वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर के अंदर चली गई। तो उसको उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप उसमें अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शंस में। आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंज और इस मतलब आप जो जो सेक्शन चल रहा है उसके साथ साथ में लिख सकते हैं अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है, और मैं सारे क्वेश्चंस को एंड में फिर कवर करूंगी। सो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, ठीक है। तो इस तरह से वो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो सकता है, ड्राउट्स आ सकते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का हैबिटाट है वो चेंज होगा, उसकी वजह से कई स्पीशीज को खतरा भी आ सकता है, ठीक है। तो वो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो स्पीशीज है उनको इफेक्ट करेंगे। एक तो लॉस ऑफ पोलर हैबिटाट, क्योंकि जैसे आइस मेल्ट हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो पोलर हैबिटाट का लॉस हो रहा है। ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोरल रीफ्स का लॉस हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ फेदर की वजह से भी काफी स्पीशीज को एक शिफ्ट करना पड़ा है ना। फिर ये फूड चेन पे भी इफेक्ट डालता है कि अगर एक स्पीशीज चली गई तो से वो जा रहे हैं, तो दूसरी स्पीशीज को भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करेगा।
अब जो आपकी हमने बात की थी ना, जब हम बात कर रहे थे इंडेंजर्ड स्पीशीज, अभी 2-3 बार टर्म आया था, तो मैंने बताया था कि जो खतरे में होती हैं, तो वो एक रेड डेटा बुक है या IUCN की रेड लिस्ट है ना, उसके अंदर ये आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कैटलॉग बना रखी है कि जिनमें जिनमें क्या होता है, आ, कि जो स्पीशीज है उनको किस तरह से खतरा है, कितना खतरा है, उसके आधार पे उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है कैटलॉग में। IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरीज है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। तो और ये इसका इन्होंने इसके थ्रू ये लिस्ट बनाई हुई है ना। तो इसमें 9 कैटेगरीज है लिस्ट में। जो थ्रेटेंड स्पीशीज है ना, जो जिनको जो उनको 3 कैटेगरीज में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड और वनरेबल। मतलब क्रिटिकली मतलब बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड है, या और इंडेंजर्ड है, या वनरेबल है मतलब वो वनरेबल है, अभी इंडेंजर्ड हो सकती है वो। तो इस तरह से इसमें 9 कैटेगरीज है, ठीक है। सो अपर 9 कैटेगरीज में क्या क्या आएगा, ऑल स्पीशीज है, उनमें से एक कैटेगरी है जो कि अभी तक क्या है आपकी, मतलब हम बात करेंगे कम रिस्क से ज्यादा रिस्क की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉट इवोल्यूटेड है, जिनका अभी इवोल्यूटेड ही नहीं हुई है, मतलब जिन पे भी रिसर्च चल ही रही है। फिर बची इवोल्यूटेड स्पीशीज, जिनका इवोल्यूशन हो सकता है ना। उनमें से क्या है, एक कैटेगरी है जिनका डेटा कम है, तो हमें पता ही नहीं है उनपे कितना रिस्क है। उसके बाद है जो जिनके लिए हमारे पास एडिक्वेट डेटा है। इसमें कितनी कैटेगरीज है, इसके अंदर आ गई 9 में से 2 हमने निकाल दिया, तो 7 कैटेगरीज बची है ना। तो 7 कैटेगरीज में अब जो 2 कैटेगरीज है वो है कि एक तो है उनमें से लीस्ट कंसर्न, कि अभी मतलब वो खतरे में नहीं है, उनके बारे में हमें कंसर्न कम, ठीक है। दूसरे नियर थ्रेटेंड, कि जो अभी थ्रेटेंड तो नहीं है पर बाद में वो थ्रेट के पास में आ सकती है, उनको खतरे में आ सकती है। तो हमने इनको क्या किया, ये 2 कैटेगरीज तो इस तरह की हो गई, है ना। उसके बाद में 3 क्लासेस है जो कि थ्रेटेड है, अभी खतरे के अंदर है ना। वो कौन सी है, पहला वनरेबल, मतलब कि उसका कम रिस्क है, अभी वो वनरेबल है, वो मतलब रिस्क में ज्यादा में आ सकती है। दूसरी है इंडेंजर्ड, जो कि अभी रिस्क में है बहुत ज्यादा, वो डेंजर में है, उनके लॉस होने का काफी खतरा है। तीसरी कौन सी आ गई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कि जो क्रिटिकली अभी बहुत ज्यादा डेंजर में है। तो इसमें रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा है ना। भी वनरेबल है उसमें तो थोड़ा कम है, क्योंकि वो अभी वनरेबल है इंडेंजर्ड आने के, इंडेंजर्ड में थोड़ा और ज्यादा है। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसमें रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो क्रिटिकली बहुत ज्यादा डेंजर में है एक्सटिंक्ट होने के। फिर एक उसके बाद में और ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में जो है वो है एक्सटिंक्टिंग वाइल्ड। तो वो थ्रेटेंड कैटेगरी से तो ऊपर, मतलब और ज्यादा रिस्क में चली गई ना, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है वाइल्ड में से। अब वो पाई नहीं जाती है नेचुरली, जो वाइल्ड उसमें फॉर्म में, वो कहीं कहीं जैसे एक आधी 1-2 स्पीशीज प्रिजर्व फॉर्म में है, बट वो देर आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जैसे कि गोरिल्ला इसका एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। उस क्योंकि वो अब खतरे के एकदम बहुत पास है। उसके बाद में आपकी ये है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट मतलब कि जो अभी खत्म हो चुकी है, मतलब जो अब है ही नहीं, बची ही नहीं है, जो स्पीशीज अब है ही नहीं, दे कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, लाइक डायनासोर और मेनी अदर स्पीशीज आल्सो। जो जो कि अब बची ही नहीं है। तो ये है आपकी
रेड लेटा लिस्ट, इसमें 9 कैटेगरीज है। ये आप याद कर लें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, नो कैटेगरीज और इनका क्या मतलब क्या सिग्निफिकेंट है और किसका ज्यादा रिस्क है एक्सटिंक्शन की तरफ। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ता ही जाता है। और थ्रेटेड कैटेगरी में 3 है, जो वनरेबल है, जो इंडेंजर्ड है और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इंडिया में थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी हैं? इंडिया है 614, मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट 4.9% ऑफ वर्ल्ड टोटल स्पीशीज, है ना, जो IUCN रेड लिस्ट में है वो इंडिया में पाई जाती है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज है ना। ठीक है, और 321 ग्लोबली थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है। ठीक है, थाउजेंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर इंडेंजर्ड एंड नंबर इंक्रीज ईच ईयर। ठीक है, और इंसेक्ट्स की तो बहुत सारी हैं जिनकी अभी अभी पता ही नहीं है, जिनके बारे में रिसर्च ही नहीं हुआ है ना। इज माई वॉइस क्लियर टू यू? ओके, सो लिस्ट ऑफ जो थ्रेटेंड प्लांट्स है, स्पीशीज है इंडिया में, उनकी ये कुछ कुछ नाम बताए गए हैं जो कि थ्रेटेंड है ना। सो इनमें बेबरिस नाइग्रेनिसिस है, जो नीलगिरी तमिलनाडु में पाया जाता है। कैंजियोडम प्लानम है, प्लेनेटम है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। सरसा असोसा है जो कि साउथ और सेंट्रल वेस्टर्न घाट श्रीलंका में पाया जाता है। दैट मच इम्पोर्टेंट, आपको नाम याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, एक आधा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बट यू शुड हैव ए आइडिया अबाउट दिस, है ना। ये लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स है ना। ब्लैक बक है, ये जिसको इंडियन एंटीलोप बोला जाता है, जो ग्रासलैंड में या डेजर्ट में पाया जाता है। आप काफी देखेंगे ये वाला ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इस एरियाज में काफी पाया जाता है। रेड पांडा है जो ईस्टर्न का नेटिव है। फिर मेलबार क्लीवेंट है ना, जो एंडेमिक स्पीशीज है, वो वेस्टर्न घाट में केवल वहीं पाई जाती है। तो इसलिए हम ऐसे एरियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो स्पीशीज वहीं पाई जाती है। वहीं की बाद में अगर वो जगह खत्म हो गई तो वो स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। ये है एंडेमिक स्पीशीज, है ना। अमूर टाइगर, जो आपका जिंजर रिवर डॉल्फिन है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ब्लू फिन टूना है, ब्लू व्हेल है, ब्लैक फोसेस फॉरेस्ट है, गेंड पांडा, पिग्मी हॉग, इंस्पीड है, स्नो। ठीक है, ये अब एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया, है ना। तो ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, इनके अंदर इंडिया मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। देखो, तो ये हमने बात करी थी पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में। ठीक है, काफी सारी स्पीशीज है जो केवल इंडिया में ही जैसे पाई जाती है। टाइगर है, गोल्डन लंगूर है, ब्लैक बग है, स्टेटिक एशियाटिक लॉयन है, ये तो केवल गुजरात वाले उसी एरिया में पाया जाता है। तो इसके अभी स्नो लेपर्ड है, ये ढोले है, इंडियन वाइल्ड डॉग जो होता है, ये जो एशियाटिक लॉइन है, इसका क्या है ना कि अभी गुजरात से MP में इसका रिलोकेशन करने की बात हो रही है। जैसे होता है ना, अपन टाइगर्स को भी एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में कर देते हैं, तो अभी उस पे बन नहीं पा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है काफी, क्योंकि गुजरात चाह रहा है कि ये केवल हमारा मतलब इम्पोर्टेंस है, तो उस तरह से मतलब यहाँ पे रहे।
बाकी जगह इसके रिसोर्सेज है कि नहीं इसको रिजर्व करने के या इसको प्रोटेक्ट करने के। अब बाकी ये चाह रहे हैं कि भाई ये दूसरी जगह में आ जाए, तो कल को अगर कोई बहुत बड़ी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो गई या कुछ हुआ कि गुजरात में हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कोस्टल जो हो रहे हैं वहां पे कोई भी सुनामी कुछ भी आ सकता है, तो कम से कम ये स्पीशीज खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये एक ही जगह पे पाई जाती है अभी। तो इसको उसके प्रिजर्व करने के लिए इसको रिलोकेशन के प्लान्स भी अभी चल रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इंडियन पिकॉक है, लॉयन टेल मेस्क्यू है, ब्राउन फिश ऑल है, क्लाउड लेपर्ड, इंडियन कोबरा, इंडियन, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये कुछ प्लांट स्पीशीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू शुड हैव ए आइडिया कि जैसे हाई इम्पैक्ट स्पीशीज होती है, की स्टोन स्पीशीज होती है ना। ठीक है, कंजर्व फोकस स्पीशीज होती है। कीस्टोन का मतलब होता है कि वो उस एरिया की, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, अगर वो खत्म हो गई तो उस एरिया की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, मतलब वो फूड चेन में इतनी इम्पोर्टेंट है वो स्पीशीज। फिर अम्ब्रेला स्पीशीज होती है, फ्लैगशिप स्पीशीज होती है ना, जो कि वहाँ फ्लैगशिप का मतलब वो एक अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव स्पीशीज है, या वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अम्ब्रेला मतलब वो काफी उसमें पाई जाती है और अदर स्पीशीज को इफेक्ट करती है, काफी मात्रा में पाई जाती है ना। ये कुछ कॉमन प्लांट्स है ना। ठीक है, कॉमन कुछ एनिमल स्पीशीज है कि भाई बर्ड की कौन सी स्पीशीज है, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, मैमल्स की, इनवर्टेब्रेट्स की, मैराइन लाइफ, ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं, यू शुड हैव ए आइडिया बस। आप पढ़ लेना बस एक बार। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है ना IUCN की, मैनेजमेंट की है ना। सो मतलब 1A है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व है ना, 1B है वाइल्डरनेस एरिया, मतलब जिनका स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद में कैटेगरी सेकंड है नेशनल पार्क, कैटेगरी 3 है नेचुरल मोनूमेंट और फीचर्स, कैटेगरी 4 है हैबिtat स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया, कैटेगरी 5 है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप स्कीस्केप, कैटेगरी 6 है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए। तो इसमें हम दो तरह से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब कि जहाँ जिस हैबिटाट में वो पाई जाती है उसी हैबिटाट में हम उसको कंजर्व प्रिजर्व करें या कंजर्व करें। इन सीटू मतलब जिस सिचुएशन में वो है ना, इन दैट सिचुएशन ओनली। एक्स सीटू मतलब जिस सिचुएशन में वो है उससे हम उसको बाहर निकाल के और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सीटू के क्या क्या एग्जांपल है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे नेशनल पार्क है, वहाँ बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, हमने उसको पार्क बना दिया है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, कम्युनिटी रिजर्व्स है, और जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है। XC2 में क्या है, मैं ये क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा लंबी चलेगी अभी 10-15 मिनट, क्योंकि एक तो हम टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेट स्टार्ट कर पाए, क्योंकि मैं पहले आ गई थी लेकिन आपकी क्लास लाइव लेट हो पाई, पता नहीं क्या वहां से प्रॉब्लम थी। तो और उसके अलावा थोड़ा सा ये हम कवर भी कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम ये खत्म करेंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चंस कवर करूंगी एंड देन वी विल लीव द क्लास। सो उसके बाद में XC2 जो उस सिचुएशन से उसके बाहर ले जाके उसको कंजर्व करते हैं। उसमें क्या है, बॉटनिकल गार्डन है, जीन बैंक है, जियोलॉजिकल पार्क है ना। उसमें क्या होता है कि वहां पे थोड़ा रिडक्शन हो जाता है बायोटिक प्रेशर का, है उसको रिहेबिलिटेशन करने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, अब
जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो क्या क्या है? नेशनल पार्क है 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 544, कंजर्वेशन रिजर्व है 77, कम्युनिटी रिजर्व है 46 या 46, बायोस्फीयर रिजर्व है 18 या 18, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है 106 और 106। ठीक है, इनका इतना एरिया लगभग है, और कितना ये परसेंटेज में कितना कवर करते हैं ये देखो आप। नेशनल पार्क है वो 1.23% ऑफ टोटल जो है उसका कवर करते हैं लैंड का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो 3.62%। कंजर्वेशन रिजर्व है वो 0.08% है ना। कम्युनिटी रिजर्व है वो 0.002% करते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क है ना, ये कैटेगरी सेकेंड में आते हैं जो हमने बात की थी। दिस इज एन एरिया डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अलोंग विथ इट्स एनवायरमेंट। इट्स आल्सो मेड फॉर एंजॉयमेंट थ्रू टूरिज्म विथ इट्स एनवायरमेंट, है ना। तो अभी इंडिया में 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है ना। ठीक है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट है, इसमें और भी एरियाज बढ़ाने की बात है जो अभी तक चल रहे हैं, तो टोटल बढ़ने के बाद में हो जाएंगे 179, है ना। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पहला पार्क है उत्तराखंड में, ये पहली बार नेशनल पार्क है जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। अब जो आपका मनास नेशनल पार्क है आसाम में है, ये 20 हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज को वहां पे अकॉम्प्लिश करता है, जैसे कि स्पीड हेयर एंड पिग्मी हॉग, ये दो एग्जाम्पल है। अब ये नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट कि कौन से में है। जैसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे होता है, बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, तो आपको बताना होगा कि ये तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की डेफिनेशन है, मतलब क्या होता है कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। उसके बाद में ये दो प्रकार से होता है, एक्सिटू इंसिटू। फिर आप इंसिटू जो है उसके पूरे एग्जाम्पल्स बताओगे, फिर आप उसमें बताओगे नेशनल पार्क है, क्या होते हैं नेशनल पार्क, टोटल इतने नेशनल पार्क है। फिर कुछ नेशनल पार्क का आप एग्जाम्पल बता दोगे कि जैसे काजीरंगा है असम में है, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में है ना। यहाँ पे इंडियन लॉयल कंजर्वेटर मतलब जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ है। फिर डिचिगम है जे जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे हुंगुल है। बांदीपुर कर्नाटका में एलिफेंट के लिए, पेरियार केरला में एलिफेंट और टाइगर के लिए, कान्हा मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए, कॉर्बेट यूपी में टाइगर के लिए, दूधवा यूपी में टाइगर के लिए। ठीक है, उसके बाद में रणथंभौर राजस्थान में टाइगर के लिए, सरिस्का राजस्थान में टाइगर के लिए। ये मतलब यहाँ की कुछ फोटोज है, वहां की जो की स्पीशीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी उस फोटो में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कैटेगरी 4 में आती है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे किलिंग, हंटिंग, शूटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो प्रोहिबिटेड या बैन है। जो कंट्रोल जो होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, वो ही वहाँ पे कंट्रोल्ड करके वाइल्ड लाइफ मतलब कुछ कुछ चीजें वहाँ पे अलाउड हो सकती है, जैसे प्लांट्स वगैरह का या कुछ कुछ वहाँ पे निकालना, लेकिन नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउड नहीं है। देर आर फोर देर आर 543 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, है ना, जो कि 3.62 एरिया कवर करती है। ठीक है, ओ सॉरी। अब ये है सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। इसमें है घना बर्ड सेंचुरी, ये एक्चुअली अभी नेशनल पार्क बन चुका है, ये केलादेव नेशनल पार्क के नाम से है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हाजिर बाग सेंचुरी है बिहार में जो टाइगर लेपर्ड्स के लिए है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे काफी है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है। अदोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। वेंतादगल क्या है ये सेंचुरी है तमिलनाडु में। जल जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट बंगाल में। और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में है। ठीक है, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। अब तीसरी चीज क्या है, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, ये नेशनल पार्क, फिर सेंचुरीज और ये बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उसमें एक होल इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है ना। ये बहुत बड़े एरियाज होते हैं जो मतलब ऐसे 2-3 कंट्रीज के अंदर भी फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके तहत इनिशिएटेड किया था 1971 में। और इसमें एक नेटवर्क होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें 631 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि टोटल 119 कंट्रीज को कवर करते हैं। इसमें से जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 18, उनमें से 9 है जो इस नेटवर्क का पार्ट है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है ना कि उस वो एक बड़ा एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर कुछ मतलब आपके नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, कोई सेंचुरी भी आ सकता है ना, इस तरह से। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, सो उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग एरियाज डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका कोर एरिया, ठीक है, फिर होता है बफर एरिया, और फिर होता है ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया में कुछ भी अलाउड नहीं होता रिसर्च के अलावा। ठीक है, बफर एरिया में आपका एजुकेशन ट्रेनिंग है या टूरिज्म है, रिक्रिएशन है, ये अलाउड होता है। और जो ट्रांजिशन एरिया है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड होता है, मतलब वो आपका मेनलैंड और जो फॉरेस्ट है उसके बीच में का ट्रांजिशन एरिया है। अब आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उसका एक एग्जाम्पल है ना। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जो यूनेस्को का, उसके तहत ये है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 कंट्रीज, 3 स्टेट्स के पार्ट्स को कवर करता है हमारी कंट्री में। और इंडिजिनियस पॉपुलेशन है यहाँ पे अराउंड 2 लाख इंडिजीनियस यहाँ पे पॉपुलेशन है। ओवर 30 इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ मतलब स्पीशीज है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज है, और प्लांट्स, एनिमल और बर्ड्स की एंडेमिक स्पीशीज है। ठीक है, सो ये लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें से जो 9 जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं वो पार्ट है जो मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसका। ठीक है, 1971 में ये प्रोग्राम आया था, मैन एंड नेचर। ठीक है, सो इसमें नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोक्रेकोक है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबंस है, सिमलीपाल है, पंचमरी है, ये अचानकमार, अक्राकटनाक है। ओके, सो ये है पार्ट है आपके जो मैन, ह्यूमन एंड, जो आपका प्रोग्राम है ना मैन एंड द बायोस्फीयर, उसके पार्ट्स है ये। तो इन ये सारे, सॉरी, हाँ ये सारे इस तरह से बने हुए हैं, मतलब आपके जो बायोस्फीयर है, ये इनका स्ट्रक्चर है कि कोर एरिया है, बफर एरिया है, फिर ट्रांजिशन एरिया है। ठीक है, ये इनकी लोकेशंस है अलग अलग, कहाँ पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की, है ना। सो ये आर्टिफिशियल कंजर्वेशन है, मतलब जो जहाँ पे जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज हम उसको वहां नहीं कंजर्व करेंगे, उसको दूसरी जगह पे ले जाके कंट्रोल सिचुएशन में कंजर्व करेंगे, है ना। जो एक्सटिंक्शन के बहुत क्लोज है तो वो वहां एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, तो हम उनको करेंगे, है ना।
या फिर जैसे कुछ स्पीशीज है, हम उनके क्या किया ना, हमने उनके जीन बैंक वगैरह में उनके सीड या सीड बैंक या जीन बैंक में उनको स्टोर कर लिया कि अभी कभी वो फ्यूचर में अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो ये उनका जीन बैंक या सीड बैंक हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होती है, कंजर्व किया जाता है आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट इन केयरफुली कंट्रोल्ड सिचुएशन, ठीक है। इसमें जैसे क्रॉप वैरायटी है, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप है, एंड द लोकल वैरायटी बाय कंजर्व द टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रॉप की, जो क्रॉप्स की है उसको करने के लिए ये सब इसको कंजर्व किया जाता है, जैसे कि जीन बैंक्स वगैरह में, है ना। तो इसका जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है वो किस तरह से, जीन सेंचुरीज में, सीड बैंक में, फील्ड जीन बैंक में, इन विट्रो स्टोरेज मेथड, है ना, पोलोन बैंक्स एंड डीएनए बैंक्स के रूप में, ठीक है। जर्म प्लाज्म भी इनका कंजर्व किया जाता है, जिसे हम जीन बैंक या सीड जीन बैंक कहते हैं, ठीक है। फील्ड जीन बैंक्स है ना, अलग अलग तरह के ये है, ठीक है। इसके बाद में बॉटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क्स है, मतलब जैसे कि जहाँ पे अपन देखते हैं ना, अपन जाते भी तो है ना जूस वगैरह में, वहां पे क्या होता है कि स्पीशीज को जो जहाँ है नहीं उसके अलावा एक कंट्रोल्ड एरिया में, ताकि लोग भी देख लें और उनका कंजर्वेशन भी हो जाते हैं। देयर आर वेरियस बॉटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर्टिफिशियल कंडीशन में। बोटेनिकल गार्ड है जो रिसर्च एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, है ना। नासिक में पहला हुआ था। जूलॉजिकल पार्क है जो काफी सारे हैं जो इंडिया में है। जो सबसे पहला है जो जूनागढ़ जू इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। अब जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इसको लेके अलग अलग तरह के मूवमेंट, जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स है, उसमें था बीज बचाओ आंदोलन जो विजय जरदारी ने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने जैसे कि अलग अलग सीड्स का कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया कि भाई ये स्पीशीज चली जाए तो इसके बीज तो कम से कम रहे, है ना। तो उस तरह से, ठीक है। अब ये कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि एक तो बीज बचाओ आंदोलन तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन है ना। और वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम है कि जो वल्चर्स हैं अलग अलग उनको कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, है ना, उनकी ब्रीडिंग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्चर की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सोर्स है, आप अब अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगी बाद में। और ये अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ो इनको खुद से एक बार थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दिस, है ना। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसमें डालना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, ठीक है। सो इनको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है। वैसे थोड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो मैं बता भी चुकी हूँ ऑलरेडी। सो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एलिफेंट और वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और ये मेरी मेल आईडीज है, अगर आपको कोई और भी डाउट है, कुछ पूछना हो तो यू कैन गेट इन कॉन्टेक्ट विद मी।